नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस क्राइम स्टोरी पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और दोस्तों, खुशी की बात तो ये है कि यह सब आपके लिए फ्री है, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बात है 9 अगस्त 2019 दिन शुक्रवार को फिरोजाबाद के मोहल्ला रसूलपुर में करीब 12 बजे सौरभ गुप्ता डॉक्टर दीपक गुप्ता के मकान पर पहुंचे। क्योंकि सौरभ गुप्ता और दीपक गुप्ता दोनों आपस में घनिष्ठ मित्र थे और किसी जरूरी काम से डॉक्टर सौरभ गुप्ता डॉक्टर दीपक गुप्ता से मिलने उनके घर आए थे। डॉक्टर सौरभ गुप्ता जब डॉक्टर दीपक गुप्ता के घर आ रहे थे, उनका मन खुश था और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। जिस गली में डॉक्टर गुप्ता का घर था, उस गली में हर दिन की तरह लोगों की भीड़ भाड़ थी और सभी लोग अपने अपने काम धंधे में बिजी थे। जिसके बाद सौरभ गुप्ता ने डॉक्टर दीपक गुप्ता के घर के दरवाजे की बेल बजाते हैं, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोलता और ना ही अंदर से कोई आवाज आती है। इस पर सौरभ ने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया तो अचानक दरवाजा खुल गया। सौरभ ने देखा दरवाजे के अंदर डॉक्टर दीपक का 2 साल का बेटा दिवित खड़ा था और उसके दोनों हाथ और कपड़े खून से रंगे हुए हैं और घर में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। और अब सौरभ किसी अनहोनी की आशंका के चलते घर के अंदर गए तो वहां का मंजर देखकर सौरभ के पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने डॉक्टर दीपक की 70 वर्षीय मां शिवदेवी का शव पड़ा हुआ था। और इसी हड़बड़ाहट में जब सौरभ की नजर कमरे में गई तो वहां पर डॉक्टर दीपक के बड़े भाई डॉक्टर अमित की 35 वर्षीय पत्नी रानी गुप्ता की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। वहां चारों ओर खून फैला हुआ था। वहां का मंजर देखकर सौरभ का कलेजा कांप उठा और उसके मुंह से चीख निकल गई। इसी बीच 2 साल का मासूम दिवित घर के दरवाजे से बाहर निकल गया था। डॉक्टर दीपक के घर के पास में ही चूड़ी का कारखाना था। उस कारखाने में लोग काम कर रहे थे। चूड़ी के गोदाम पर बैठे राम गुप्ता की नजर दिवित पर पड़ी तो उसके हाथों और कपड़ों पर खून को देखकर उन्हें लगा कि शायद बच्चे को गिरने से चोट लग गई है। उन्होंने दिवित को गोद में उठा लिया और उसकी चोट तलाशने लगे, लेकिन तभी सौरभ चीखते चिल्लाते हुए घर के बाहर आया। उनके शोर मचाने पर आसपास के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो गए। डॉक्टर गुप्ता के घर के बाहर खड़े सभी लोगों को लगा कि शायद बदमाश हत्या करने के बाद छत पर चढ़कर पीछे के रास्ते फरार हो गए होंगे। इसी आशंका के चलते कुछ लोग लाठी डंडे लेकर मकान की छत पर गए, लेकिन वहां पर उन्हें कोई भी नहीं मिला, क्योंकि यह मकान शहर के मशहूर बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी गुप्ता का पुश्तैनी मकान था, जिसमें उनके तीसरे नंबर के भाई डॉक्टर दीपक गुप्ता अपनी पत्नी दीप्ति गुप्ता और बेटे के साथ रहते हैं, और दूसरे नंबर के भाई अमित गुप्ता और उनकी पत्नी रानी और माता शिव देवी के साथ रहते थे। जबकि खुद डॉक्टर एनके गुप्ता अपने परिवार और बूढ़े पिता डॉक्टर वेद प्रकाश के साथ शहर के ही मोहल्ला नई बस्ती में रहते थे। इसलिए सौरभ ने फोन करके इस घटना की जानकारी डॉक्टर दीपक गुप्ता और उनके बड़े भाई डॉक्टर एनके गुप्ता को दे दी। साथ ही उन्होंने इस घटना की सूचना रसूलपुर के थाना प्रभारी को भी देने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन बंद था। इसके बाद उन्होंने 100 नंबर पर भी कॉल की, लेकिन कई बार नंबर डायल करने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं की गई और आखिर उन्होंने घटना की सूचना एसएसपी सचिंद्र पटेल को दी। इसके बाद एसएसपी सचिंद्र पटेल दोपहर करीब 12 बजे एसपी प्रबल प्रताप सिंह और पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। इधर जब ये दुखद सूचना डॉक्टर एनके गुप्ता को मिली थी, उस वक्त वह और उनकी पत्नी डॉक्टर नीता गुप्ता मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में मरीजों को देख रहे थे। इसके बाद आनन फानन में डॉक्टर एनके गुप्ता अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गए। कुछ देर बाद परिवार के अन्य लोग भी वहां पहुंच गए थे। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल को चारों तरफ से सील कर दिया था, ताकि सबूतों से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ न की जा सके। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी सचिंद्र पटेल ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया था। दिन दहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड की खबर कुछ ही देर में पूरे फिरोजपुर में फैल गई और धीरे धीरे घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुट गई। लोगों का आक्रोश और बढ़ती भीड़ को देखकर किसी अनहोनी की आशंका में पुलिस अधिकारियों को फिरोजाबाद के अलावा जिले के अन्य थानों की फोर्स भी बुलानी पड़ी। इधर सूचना मिलने पर सीओ डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, सीओ संजय वर्मा भी मौका वारदात पर पहुंच गए थे। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने दोनों शवों की जांच की तो पता चला कि दोनों महिलाओं की हत्या बड़ी बेरहमी से गला रेत कर की गई थी। रानी का शव कमरे में पड़ा था। उसके शव के पास एक हथौड़ा और एक चाकू भी पड़ा था। रानी के पैरों के पास ही उसकी सास शिव देवी का शव पड़ा था। उनके पैर कमरे से बाहर थे। जांच के दौरान ये चीज भी सामने आई कि खुद को हत्यारे से बचाने के लिए सास और बहू ने काफी संघर्ष किया था, क्योंकि उन दोनों की गले कटी होने के साथ साथ शरीर पर कई जगह चोट के निशान भी थे। घटनास्थल के हालात देखने से लग रहा था कि रानी की हत्या पहले की गई होगी और उस समय सास शिव देवी ऊपर वाले कमरे में रही होगी।
ऊपर की मंजिल पर लोहे के जाल के पास लगे नाली के पाइप पर भी खून लगा हुआ था। पुलिस ने अनुमान लगाया था कि पहले शिव देवी के सिर पर हथौड़े से प्रहार किया गया और फिर बाद में उन्हें घसीटते हुए नीचे लाया गया। नीचे जाकर उनकी भी गला रेत कर हत्या कर दी गई। घर में चारों तरफ खून फैला हुआ था। नीचे वाले कमरे में पलंग के पास रखी अलमारी भी खुली पड़ी थी और उसका सारा सामान बिखरा पड़ा था। मकान के ऊपर वाली मंजिल में रखी अलमारी भी खुली पड़ी थी और उसका भी सारा सामान बिखरा पड़ा था, लेकिन दूसरे कमरे में रखी अलमारी का केवल हैंडल ही टूटा हुआ था और इसका मतलब ये था कि इस अलमारी को भी खोलने का प्रयास किया गया था, मगर हत्यारे सफल नहीं हो पाए थे। इसके बाद फॉरेंसिक टीम ने अलमारी तथा अन्य स्थानों से फिंगरप्रिंट और अन्य सबूत एकत्र किए। घरवालों ने बताया कि मकान की ऊपरी हिस्से में छोटा भाई दीपक गुप्ता, जबकि निचले हिस्से में दूसरे नंबर का भाई अमित गुप्ता अपनी पत्नी रानी, बेटी रिया और बेटे यीशु के साथ रहता था। घटना के समय दीपक के बेटे दिवित को छोड़कर बाकी सब बच्चे स्कूल गए हुए थे। इस घटना के बाद सभी बच्चों को स्कूल से बुला लिया गया था। हालांकि पुलिस थाना घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर था, लेकिन पुलिस घंटों बाद पहुंची थी और फिर अभी हत्यारों का सुराग तलाशने में डॉग स्क्वाड टीम को नहीं बुलाया गया था। इसलिए वहां के लोगों ने फोन करके यह बात सदर विधायक मनीष असीजा को बताई। उस दिन वो लखनऊ में थे, लेकिन घटना की जानकारी मिलने पर उन्होंने इसके बारे में गृह सचिव और डीजीपी को बताया। डीजीपी तक मामला पहुंचने के बाद दोपहर लगभग 3 बजे आईजी सतीश गणेश अपने साथ डॉग स्क्वाड की टीम लेकर मौका-ए-वारदात पर पहुंचे, लेकिन उस समय तक तो उस गली के अंदर और घटनास्थल पर सैकड़ों लोग आ जा चुके थे। इसलिए खोजी कुत्ता भी हत्यारे के बारे में कोई भी सुराग नहीं दे सका था। लोगों के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश था कि घटनास्थल से थाना मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। इसके बावजूद भी पुलिस सूचना देने के 1 घंटे बाद घटनास्थल पर पहुंची थी। गुस्साए लोगों को एसएसपी सचिंद्र पटेल ने भरोसा दिलाया कि इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा शीघ्र ही कर दिया जाएगा। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की जांच पूरी हो जाने के बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला हॉस्पिटल भेज दिया। एसएसपी सचिंद्र पटेल ने हत्यारे के शहर से बाहर भागने की बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस को रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड, प्राइवेट बस स्टैंड पर भी चेकिंग करने के आदेश दे दिए थे। देखने से ऐसा लगता था कि इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को पहले से ही घर की पूरी जानकारी थी। सुबह के समय घर पर कौन कौन रहता है, क्योंकि मृतक रानी की बेटी रिया 10वीं कक्षा की और बेटा 8वीं कक्षा का छात्र है, इसलिए गुरुवार को वह दोनों सुबह सुबह स्कूल चले गए थे। सुबह 9 बजे डॉक्टर दीपक गुप्ता रामनगर स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर थे, जबकि रानी गुप्ता के पति अमित गुप्ता दोनों बच्चों का लंच बॉक्स देने के लिए 9:30 बजे स्कूल चले गए थे। फिर वहां से वह भी अपनी पैथोलॉजी लैब चले गए थे। घटना के समय घर पर रानी, उनकी सास शिवदेवी, डॉक्टर दीपक गुप्ता का 2 साल का बेटा दिवित था। पूछताछ के दौरान घरवालों ने पुलिस को बताया कि घर के बाहर वाले कमरे में ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए फर्नीचर बनवाया जा रहा था। फर्नीचर दीपा नाम की कारपेंटर से बनवाया था और वो पिछले 2 महीने से फर्नीचर बनाने का काम कर रहा था। वो घर के सभी सदस्यों से परिचित था, इसलिए पुलिस को कारपेंटर पर भी शक होने लगा था। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के 3 घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले। कैमरों की 2 फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे रहा था। वो व्यक्ति एक फुटेज में सुबह 10:40 पर मेन गेट से अंदर जाता दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो व्यक्ति 10:55 पर मकान के बाहरी कमरे में, जो ब्यूटी पार्लर बनाया जा रहा था, उसके गेट से बाहर निकलता दिखाई दिया। जांच के दौरान उस गेट की कुंडी पर खून भी लगा हुआ मिला था और इससे साफ हो गया था कि वो व्यक्ति मात्र 15 मिनट 2 हत्या करने के बाद इसी गेट से बाहर निकल गया था और वो संदिग्ध दिलीप उर्फ दीपा भी हो सकता था, जो नया रसूलपुर टंकी के पास इसी मोहल्ले में रहता था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक रानी ने घर के बाहरी कमरे में टिप टॉप नाम से ब्यूटी पार्लर खोला था। पार्लर खोलने के लिए रानी ने पहले घर वालों को मनाया, फिर ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया। इस ब्यूटी पार्लर का उद्घाटन घटना से 2 दिन पहले यानी 6 अगस्त को हुआ था। ब्यूटी पार्लर के फर्नीचर बनाने का काम कारपेंटर दिलीप उर्फ दीपा ने किया था। रानी का ब्यूटी पार्लर का सपना पूरा तो हो गया था, लेकिन उसके 2 दिन बाद ही किसी हत्यारे ने मौत के घाट उतार दिया था। इधर मासूम दिवित को डॉक्टर दीप्ति अपनी जेठानी के पास छोड़कर अपनी ड्यूटी पर चली जाती थी, इसलिए दिन भर दादी और ताई के साथ खेलता रहता था। लेकिन इस घटना के बाद 2 साल का मासूम विदित बेहद उदास हो गया था। तभी वो एकटक देखता तो कभी चीख चीख कर रोने लगता। उसकी आंखों में अपनी दादी और ताई की खौफनाक मौत का मंजर कैद हो गया था। इधर कारपेंटर दिलीप के शक के घेरे में आने पर दोपहर 2 बजे पुलिस उसके घर पहुंची।
पुलिस ने उसकी पत्नी रोनी से दिलीप के बारे में पूछताछ की। रोनी ने पुलिस के सामने ही अपने पति से मोबाइल पर बात की तो उसने बताया कि वो इस समय काम करने के लिए आसिफाबाद की तरफ आया हुआ है। इसके बाद दिलीप का मोबाइल फोन बंद हो गया था। पुलिस दिलीप के इंतजार में पूरी रात उसके घर के बाहर डेरा डाले रही, लेकिन वो घर आया ही नहीं। इसके बाद 8 अगस्त की शाम को पोस्टमार्टम करने के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिए गए। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार भी रात को ही कर दिया गया। 9 अगस्त सुबह करीब 4:30 बजे पुलिस को एक मुखबिर ने सूचना दी कि दिलीप मोटरसाइकिल से फरार होने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके दिलीप को फतेहाबाद से थोड़ी दूर चौराहे पर पुलिस के चारों ओर से घेर लिए जाने पर दिलीप ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। साथ ही पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में दिलीप के पैर में गोली लगी और वह वहीं पर गिर गया। लेकिन इस मुठभेड़ में सोनपुर में तैनात सिपाही कन्हैयालाल भी दिलीप के द्वारा की गई फायरिंग के दौरान घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने दिलीप की तलाशी ली तो उसके पास से एक पिस्टल, लूटे गए सोने की हार, अंगूठियां तथा और भी कई आभूषण बरामद हुए। इसके बाद दिलीप से कड़ाई से पूछताछ करने पर इस हत्याकांड की जो कहानी सामने आई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। 25 वर्षीय दिलीप उर्फ दीपा ने बताया कि ब्यूटी पार्लर का फर्नीचर बनाते समय बड़ी बहू रानी गुप्ता ने किसी बात को लेकर मजदूरों के सामने उसे थप्पड़ मार दिया था और साथ ही उसे बेइज्जत भी किया था। दिलीप अपनी इस बेइज्जती पर खून का घूंट पीकर रह गया था, लेकिन उसने उसी दिन ये तय कर लिया था कि वो इस अपमान का बदला जरूर लेकर रहेगा। उसके बाद वो घटना वाले दिन हथौड़ी छूटने के बहाने से डॉक्टर दीपक गुप्ता के घर में घुसा था। उस दिन उसके सिर पर खून सवार था। दिलीप ने बताया कि उसने घर में घुसते ही रानी से कहा कि मैडम जी, यहाँ पर मेरी हथौड़ी छूट गई थी, मैं उसी को लेने आया हूँ। तो रानी ने कहा कि देख लो तुम्हारी हथौड़ी कहाँ पर रह गई थी। इसके बाद वो रानी के पीछे पीछे कमरे में पहुंचा और अपने साथ लाए चाकू से उसने रानी गुप्ता का गला रेत दिया। रानी की चीखें सुनकर शिव देवी, जो ऊपर की मंजिल से नीचे आ रही थी, उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन्होंने बहू को बचाने के लिए शोर मचाने की कोशिश की। इसके बाद दिलीप ने शिव देवी का भी गला रेतकर उनकी हत्या कर दी। 2 साल का मासूम दिवित वहीं पर था, लेकिन उस पर दिलीप को प्यार आ गया था। क्योंकि वह मासूम था इसलिए उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद उसने अलमारी में रखी नकदी और गहने चोरी किए और फिर ब्यूटी पार्लर वाले कमरे के गेट से वह बाहर निकल गया। हत्या के समय सास और बहू द्वारा अपने बचाव के लिए किए गए संघर्ष के दौरान दिलीप के हाथ की उंगली भी कट गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद दिलीप ने अपनी दुकान के पास एक क्लिनिक में जाकर उंगली पर पट्टी भी कराई थी। किराए के मकान में पत्नी रोनी और 2 बच्चों के साथ रहने वाला दिलीप गुरुवार को सुबह घर से अपनी दुकान पर गया था, लेकिन फिर अचानक उसके मन में रानी द्वारा मारे गए थप्पड़ का बदला लेने की भावना पैदा हुई और मात्र 15 मिनट में उसने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। हत्या करने के कुछ देर बाद दीपा फिर से घटनास्थल पर पहुंचा और वहां वह अपनी शर्ट उतारकर गुस्साई भीड़ में शामिल हो गया और इसी बीच वो पुलिस की जांच को भी देख रहा था। इस दौरान जब कई लोगों ने मोबाइल फोन से घटनास्थल के फोटो खींचे और वीडियो बनाए, उन फोटो और वीडियो में दिलीप भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन जब सोशल मीडिया पर उसकी फोटो वायरल हुई तो तब लोगों को उसके बारे में पता चला। लेकिन तब तक दिलीप अपने दोनों बच्चों को स्कूल से घर छोड़ फरार हो चुका था। पुलिस की गोली लगने से घायल हत्यारोपी दिलीप तथा सिपाही कन्हैयालाल को उपचार के लिए फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। दोपहर तक उपचार कराने के बाद दिलीप के खिलाफ हत्या और लूटपाट के अलावा पुलिस के साथ मुठभेड़ का मुकदमा दर्ज करके उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया और इस तरह बदले की बात से इस कदर अंधा हो गया था कि उसने रानी से बेइज्जती का बदला लेने के लिए रानी गुप्ता और उसकी सास शिव देवी की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। अगर रानी गुप्ता ने किसी बात से नाराज होकर उसे थप्पड़ मार दिया था तो समझ लेता कि वो उम्र में उससे बड़ी है, मगर दीपा ने इस बात को दिल पर ले लिया था। इस घटना को अंजाम देने से पहले उसने अपने बच्चों और पत्नी के भविष्य के बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि उसके पकड़े जाने और जेल जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा। तो दोस्तों, हम आपके लिए अपराध की दिलचस्प भरी कहानी लेकर आते रहेंगे, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।